वेलकम बैक व्यूअर्स। और एक खास टॉपिक के साथ फिर वापस आ चुके हैं मॉर्निंग स्पॉट के अंदर। और आज का जो टॉपिक है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम बजट के अंदर अपना घर कैसे मुमकिन है। और फिर बहुत सारे लोग मुमकिन बना लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ज़मीन खरीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। और घर सिर्फ ईंटों और सीमेंट का ढांचा नहीं होता, बल्कि ये इंसान के ख्वाबों, मेहनत, मुस्तकबिल की हिफाजत का नाम होता है। हर शख्स चाहता है अफशीन कि उसके पास उसकी अपनी छत हो और अपनी ज़मीन हो ज़िंदगी गुजारने के लिए। बेशक एक झोपड़ी हो, लेकिन अपनी ज़ाती तौर पर हो। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से लोगों के घरों पर या प्लॉट्स पर कब्जे हो जाते हैं। बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं होते हैं, जिनकी वजह से उनको दूसरे लोगों को, माफियाज को आसानी होती है उनका घर हड़पने में। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करना इंतहाई ज़रूरी है। और हमारे साथ इस वक्त कानूनदान मौजूद है, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन सी वो कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं जो एक आम शख्स को नहीं पता होता। जब वो डिपार्टमेंट के धक्के खाता है या डिपार्टमेंट में जाता है तो वो परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। एडवोकेट गुलाम अब्बास खलल साहब साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं गुलाम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जरा बताएं ना भाई, पहले तो ये एक सवाल का जवाब दे दे। बड़ा आसान सा सवाल है एक आम आदमी के लिए जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं आपको। क्या इस दौर में महंगाई के जायदाद बनाना पॉसिबल है या अब बहुत ही दूर हो गया है? अब तो जायदाद बनाना लोगों की पहुंच से दूर हो गया है, क्योंकि रोज़मर्रा के जो अखराजात हैं, दवाइयाँ हैं, ग़िज़ाई जो ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करना ही बहुत मुश्किल हो गया है। और कुछ लोग अभी भी जायदाद खरीद रहे हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी करके, सेविंग करके फिर वो जायदाद खरीदते हैं। तो उनको खरीदते हुए बहुत सारी एहतियाती तदाबीर ऐसी हैं जिनको खातिर खा नहीं लाते या उनको नहीं देखा जाता, जिस वजह से वो पूरी उम्र की जमा पूंजी ज़ाया हो जाती है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि पहले तो लोग बैंक से लोन लेकर किसी ना किसी तरह पैसे जोड़ तोड़ के वो एक प्रॉपर्टी ख़रीद सकते थे। आजकल तो करोड़ों में पहुँच गई है प्रॉपर्टी प्राइसेस। तो ये तो मुमकिन ही नहीं रहा कि अगर अपनी तनख्वाह में कोई भी इस तरह से कर सकता है। तो आजकल किस तरह से लोग प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं? क्या अभी भी लोन लेकर या इस तरह से मॉर्गेज पर आप चीज़ें ख़रीद सकते हैं? देखिए, क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत महंगी हो चुकी है, लोगों से पहुंच से दूर है, इसलिए कि इतने उसके ऊपर टैक्स की भरमार है। प्रॉपर्टी की वैल्यूज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन उसके बावजूद जो टैक्सेस हैं हुकूमत की तरफ से, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिस वजह से लोगों के लिए प्रॉपर्टी खरीदना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। और लोग बेचारे मजबूर हैं कि किराए के घरों में रहें, किराए के फ्लैटों में रहें, हॉस्टल्स में रहें, जिस वजह से वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाते। तो लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी करता है, या कोई मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम है, तो उसको पेंशन मिलती है, फिर वो पेंशन के पैसों से अपना घर और छत जो है वो बनाना चाहता है, तो इसलिए फिर उसके लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आजकल लोगों के पास इतना रोज़गार नहीं है, लोगों के पास बुनियादी अशिया वो नहीं है, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि कोई अपनी घर हो, अपना छत हो, जिसके किराए के घरों से जान छूट जाए। ठीक है। अच्छा गुलाम भाई, ज़रा एक सवाल है आपसे ना, क्योंकि अब सवाल शुरू हो गए हमारे पास, ऑनलाइन आना शुरू हो चुके हैं इस टॉपिक के ऊपर। कानूनी तकाज़ों की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप कानूनदान हैं। ज़मीन खरीदते हुए, प्लॉट खरीदते हुए किन चीज़ों का एक आम आदमी ख्याल रखे ताकि उसके साथ कहीं फ्रॉड या स्कैम ना हो जाए? प्लीज़। देखिए, बहुत अहम एहतियाती तदाबीर हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी की मलकियत खरीदते वक्त उनको देखना बहुत ज़रूरी है, उनको चेक करना बहुत ज़रूरी है। जो कि आम हालात में लोग एतबार करके किसी प्रॉपर्टी डीलर एजेंट के ज़रिए प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लेकिन वो इन चीज़ों को नहीं देखते, जिस वजह से वो अपनी सारी जमा पूंजी ज़ाया कर बैठते हैं। फिर अदालतों के धक्के, इदारों के धक्के सारी उम्र खाते रहते हैं, और वो पैसे भी फिर बाद में नहीं मिलते। तो इसलिए ज़रूरी है, सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ें हैं वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि सबसे पहले तो कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई फ्लैट खरीदना है, कोई घर खरीदना है, या कुछ भी खरीदना है, कोई प्लाट खरीदना है,
तो उसकी मलकियत जो है वो चेक करना बहुत ज़रूरी है, उसकी वेरिफिकेशन ऑफ ओनरशिप वो चेक की जाए। इसके लिए सबसे पहले जो काम करने वाला है कि जो फरोश है, जो प्रॉपर्टी बेच रहा है, उसे कहें कि हमें फर्द मलकियत, फर्द बै जो है वो ला के दी जाए वहाँ से मुतलका इदारे से जहाँ ये प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है। अच्छा। किसी भी अराजी सेंटर में या किसी इदारे में जहाँ प्रॉपर्टी की मलकियत रजिस्टर्ड है, चाहे वो किसी एक्साइज के ऑफिस में है या किसी अराजी सेंटर में रजिस्टर्ड है, तो वहाँ से फर्द बै, वो फर्द बै जो होती है वो तब भी मिलती है अगर कहीं किसी ने कोई प्रॉपर्टी बेचनी है तो उस हवाले से वहाँ मुतलका सेंटर से, अराजी सेंटर से, रिकॉर्ड सेंटर से, मलकियत सेंटर जो है वहाँ जाके उसे कहना होता है, जो प्रॉपर्टी का मालिक होता है, कि मैंने ये प्रॉपर्टी बेचनी है, मुझे इस हवाले से फर्द जारी की जाए। तो वो फर्द की डिमांड करे सबसे पहले तो खरीदने वाला मुश्तरी है। एक जनरल प्रिंसिपल है, हम आम रूटीन में कहते हैं मुश्तरी होशियार बाश। तो मुश्तरी जो है उसको बहुत ज़्यादा होशियार होना होता है कि उसके साथ कोई स्कैम ना हो जाए, कोई धोखा फ्रॉड ना हो जाए। तो उसके बाद जब वो फर्द उसको मिलती है, उसके ऊपर अगर तो किसी अदालत में कोई लिटिगेशन चल रही है, कोई स्टे है उस प्रॉपर्टी की बाबत, तो फिर उसके ऊपर वो रेड पेंसिल के साथ लिखा होता है कि इस प्रॉपर्टी की बाबत कोई लिटिगेशन चल रही है, किसी अदालत में कोई मुकदमाबाजी चल रही है, कोई स्टे है या कोई और हुक्म है, तो वो, और ये काफ़ी नहीं है, फर्द बै रिसीव होने के बाद वो खुद उसको चाहिए वहाँ जाके उस अराजी सेंटर का मुआयना करे, उसकी प्रॉपर्टी की मलकियत का अराजी सेंटर जाकर, या जहाँ भी वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, LDA में है या कराची के किसी इदारे में, एक्साइज के ऑफिस में रजिस्टर्ड है, अवैक्यू प्रॉपर्टी है, तो वहाँ जाके उसका मुआयना किया जाए। अच्छा, फर्दे मिल्कियत के अलावा क्या हमें इस चीज़ के लिए सोसाइटी की मंजूरी भी चेक की जानी चाहिए, ताकि जिस जगह पर वो प्लॉट है उस सोसाइटी की भी इसमें कोई अमल दखल होता है कि वो उसकी वजह से भी कानूनी पेचीदगी हो सकती है? देखिए, ये तो मैं अर्ज करता हूँ, जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल लॉज या जिसमें ये प्रोसेस है सारा, वो मैं बाद में उस साइड पे आता हूँ। सबसे पहले जो काम है कि आपने प्रॉपर्टी की मलकियत चेक करनी है, वेरिफिकेशन ऑफ ओनरशिप चेक करनी है। ठीक है। उस हवाले से आपने फिर डॉक्यूमेंट चेक करने हैं कि जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप और टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या जो आदमी बेच रहा है क्या उसके नाम है ये प्रॉपर्टी, क्या उसको ये इस्तेहकाक है प्रॉपर्टी बेचने का, वो जरूरी है। उसके बाद फर्दर जो प्रोसेस है कि उस प्रॉपर्टी की जब इंस्पेक्शन हो जाए, उसकी मलकियत के हवाले से चेक कर लिया जाए, फिर उसकी आपने वैल्यूएशन चेक करनी है, क्या उसका DC रेट क्या है और उसके बाद उसका मार्केट रेट क्या है, वो आपने जाके उसके हवाले से मालूम करना है कि क्या प्रॉपर्टी जो मुझे प्रॉपर्टी फरोश जो मुझे इसकी कीमत बता रहा है, क्या वाकई इतनी कीमत है। DC रेट से चेक किया जा सकता है या मार्केट रेट से चेक किया जा सकता है, उसकी वैल्यू जो है वो चेक करनी है। उसके बाद जो अहम चीज़ है वो है कि अक्सर प्रॉपर्टी के हवाले से जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज होते हैं वो चेक नहीं की जाते। ये अक्सर लोग गलती करते हैं कि प्रॉपर्टी के ऊपर अगर बिजली का मीटर नस्ब है, गैस का मीटर नस्ब है या कोई और वहाँ पे इंस्टॉलेशन है गवर्नमेंट की तरफ से सहूलियात के हवाले से, तो उसको नहीं चेक किया जाता। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि बिल जो है वो 5-5, 10-10 लाख ड्यूज जो होते हैं बिजली के बिल के वो पेंडिंग होते हैं, गैस के पेंडिंग होते हैं, और आजकल पानी का बिल बहुत ज्यादा है, पानी का बिल भी चेक किया जाए। और उसके हवाले से अगर नक्शा में कुछ हुक्म है तो वो भी चेक किया जाए वहाँ मुतलका इदारे से जाके, क्या जो नक्शा मंजूर किया गया है इस प्रॉपर्टी के हवाले से उसी नक्शे के मुताबिक प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड है, तो ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने उसकी जब ये सारी चीज़ें आप चेक कर लें, वैल्यूएशन, वेरिफिकेशन प्रॉपर्टी और बिल के हवाले से कोई ड्यूज पेंडिंग नहीं है, तो उसके बाद आपने उसे एक इकरारनामा जिसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल, वो एग्रीमेंट टू सेल किसी एक्सपर्ट के से डील करवाना है, किसी वकील से मशवरा करें, कानूनदान से मशवरा करें कि ये इकरारनामा जो है उसको ड्राफ्ट किया जाए, उसकी तहरीर की जाए, और इकरारनामे के साथ जो है उसकी एक बैनामा ज़रूरी है, बैनामे की ड्राफ्टिंग होनी चाहिए, उसकी तहरीर ज़रूरी है। और जब ये दोनों चीज़ें
तैयार हो जाएं, ड्राफ्टिंग इसकी हो जाए, तहरीर हो जाए, इकरारनामा और बैनामा, तो फिर उसके बाद उसको मुकम्मल तरीके से जो उसके कंटेंट्स हैं, उसकी तहरीर है, उसको बड़े गौर से पढ़ना है कि इकरारनामे में जो 10-15 जो उसकी सतरें होती हैं उसको पढ़ा जाए, और बैनामा की। उसके बाद जो है जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, फिर जो सबसे बड़ी अहम बात है वो है रकम की अदायगी, जिसको हम देखिए सेल में 3 चीज़ें अहम होती हैं। सेल में सबसे पहले जो फरोश होता है, जो सेलर होता है, उसने ऑफर करनी होती है, उसके बाद बायर ने एक्सेप्टेंस करनी है, उसके बाद इसकी कंसिडरेशन होती है। कंसिडरेशन उसके बदले जो उसकी मलकियत है या उसकी प्रॉपर्टी की बाबत जो मुआवजा देना होता है, उसके बदले आपने पोजेशन ट्रांसफर करना होता है। ठीक है। तो ये 4 चीज़ें बहुत अहम हैं किसी भी प्रॉपर्टी की फरोख्त की बाबत, कि आपने सबसे पहले किसी को, जो सेलर है उसने ऑफर करनी है, जो बायर है उसने एक्सेप्टेंस करनी है, फिर उसके बदले जो कंसिडरेशन है, जो मुआवजा है वो अदा करना है, फिर उसके बाद कब्जे की वसूली। और एक और अहम बात कि जो प्रॉपर्टी की बाबत आप बैनामा कर रहे हैं, जो एग्रीमेंट टू सेल कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी का मुआयना करना, फिजिकली मुआयना करना भी बहुत ज़रूरी है। आप वहाँ को समटाइम ऐसा होता है कि रिकॉर्ड में तो प्रॉपर्टी मौजूद होती है, लेकिन मौके पे कोई और काबिज होता है। वो ठीक है। और ऐसे अच्छा गुलाम भाई, मैं जरा इस तरफ ये आना चाहूँगा, बहुत सारे सवालात हैं, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। पहले तो एक सवाल ये कि जो आपने बताया कि बायर और सेलर के दरमियान जो एग्रीमेंट होता है, कानूनी तौर पर या फिर लीगली तौर पर क्या प्रोसीजर है, कितने % पेमेंट होना जरूरी है, या एक साथ ही सारी पेमेंट हो जाए? उसका एक प्रोसीजर है, 3 महीने का एक टाइम होता है, और फिर उसके बाद एक इश्तिहार भी दिए जाते हैं 2, ताकि अगर कोई मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ और अगर किसी को इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है या क्वेश्चन है, सो मुझसे रब्ता करे। ये भी जरा चीजें बताइएगा, ये चीजें लोगों को नहीं पता है। देखिए, अखबार इश्तिहार देना तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काशंस है। ये आप इससे पहले जो मैंने बुनियादी बातें बताई हैं कि आप वहाँ मुतलका इदारे से चेक करें कि उसके ऊपर अगर फर्ज करें उस प्रॉपर्टी की बाबत कोई अदालती कार्रवाई है, कोई लिटिगेशन है, तो वो वहाँ पे उस मुतलका इदारे में वो नोटेड होता है, वो लिखा होता है। फिर भी आपको चाहिए कि इश्तिहार दे दें, ये बहुत अच्छी बात है, आप इश्तिहार दें कि मैं ये प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, अगर कोई दावेदार है तो वो सामने आ जाए, तो ये भी देना बहुत ज़रूरी है। तो फिजिकल मुआयना भी जब आप कर लें प्रॉपर्टी का, उसके बाद जो पेमेंट है वो आपको बड़ी केयरफुली, आपको कैश पेमेंट कभी भी नहीं देनी चाहिए। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना ज़रूरी है। बजरिया कैश नकद पेमेंट कभी भी अदा नहीं करनी चाहिए, बजरिया बैंक पेमेंट जो है वो होनी चाहिए, और वो भी आप पे ऑर्डर के जरिए या CDRs के जरिए अपनी पेमेंट बनवाएं किसी भी बैंक में जाके, और जो प्रॉपर्टी बेच रहा है उसको कहें कि मेरे साथ आप राजी सेंटर चले। अच्छा। ये चूंकि जो ये ऑर्डर या CDRs होती हैं, उनके पास, आपके पास कुछ मार्जिन होता है कि आप उसको कैंसिल भी करवा सकते हैं। अगर वो आपके साथ जाके वहां पे थंब इम्प्रेशन नहीं देता, आपके नाम ट्रांसफर नहीं करवाता, तो आपके पास मार्जिन होता है कि आप उसको कैंसिल करवा सकते हैं अपने मुतलका बैंक से, जहाँ से वो आप इशू करवाते हैं पे ऑर्डर या CDRs वगैरह। तो वो एक तो आपने बैंक के जरिए पेमेंट करनी है, दूसरा आपने उस आदमी को फिजिकली वहाँ पे उसकी अपीयरेंस मैंडेटरी बनानी है कि वो वहाँ पे जाए और अपनी जो आप प्रॉपर्टी है उसको वहाँ पे आपके नाम ट्रांसफ़र करे और रजिस्टर्ड करे। वो वहाँ पे उसका जो है रजिस्टर, उसके ऊपर थंब इम्प्रेशन ज़रूरी है। एक तो ये बात होगी। दूसरा, ऐसे इश्यूज भी आते हैं आम रूटीन में, जो हमारी प्रैक्टिस है वो ये है कि हम कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसकी बाबत हम कोई एग्रीमेंट टू सेल करते हैं, पार्शियल पेमेंट कर देते हैं, लेकिन पार्शियल पेमेंट रह जाती है। फिर जो मुश्तरी है वो कहता है कि हम कब्जा मुझे दे दिया जाए, पार्शियल पेमेंट ले लें, उसके बाद मलकियत तब ट्रांसफ़र होगी जब आप मुझे फुल पेमेंट मुझे अदा हो जाएगी, मालिक वो कहता है। तो उस हवाले से जो आम प्रैक्टिस है वो भी मैं आपको अर्ज करूं कि वो जो पार्शियल पेमेंट, फर्ज करें कोई प्रॉपर्टी की कीमत है 1 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए अदा कर दी जाती है, उस बाबत एक एग्रीमेंट टू सेल कर लिया जाता है। उस एग्रीमेंट टू सेल के ऊपर सारी जो तहरीर है वो लिखी जाती है कि मैंने 50 लाख रुपए जो फरोश है, जो प्रॉपर्टी का मालिक है, उसको अदा कर दिया है बजरिया चेक उसमें मेंशन होना चाहिए, या पे ऑर्डर के जरिए, जो भी बैंक के जरिए आपने उसको ट्रांसफर करनी है वो। सही। उसके बाद उसके अंदर एक जी आप कंटिन्यू कीजिए। फिर उसके बाद एक कट डेट उसके ऊपर मेंशन होती है जो आपका एग्रीमेंट टू सेल होता है।
उस कट डेट के बाद आपने फिर उसको नोटिस देना होता है। अगर वो आप उसको देना चाह रहे हैं बकाया जो बैलेंस अमाउंट होती है, जो 50 लाख बकाया है, वो आप उसको देना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपसे वसूल नहीं कर रहा, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है और वो उसकी नीति आ गई है कि वो आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करना चाह रहा, और पहले जो 50 लाख रुपए दिया था उसको वो गबन करना चाह रहा है, उसको खाना चाह रहा है। तो उस हवाले से फिर ये है कि आप उसको एक नोटिस दें वकील के ज़रिए कि मैं अपने पार्ट पे इस मुआहदे को परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं इसकी अमलदारी करना चाहता हूँ, लेकिन आप अपने पार्ट पे उसकी अमलदारी नहीं कर रहे। उसको एक लीगल नोटिस दें वकील के ज़रिए। उसके बाद आप उसको तमील मुख्तस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट में जा सकते हैं कि ये मैं अपने पार्ट पे इसको परफॉर्म कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं कर रहा, तो वो फिर अदालत से डिग्री हो जाता है वो। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि वो बकाया पैसे अदालत में जमा करवानी होती है, फिर वो अदालत से डिग्री हो जाता है। लेकिन ये तो पहले मैंने अर्ज किया था कि अगर फुल पेमेंट करनी हो, फिर मैंने दूसरे हिस्से में अर्ज किया है कि जैसे अगर पार्शियल पेमेंट करनी है तो फिर आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना। ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं पूछना चाह रही हूँ कि बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि हमने यहाँ पर प्लॉट ख़रीदा और फिर वो प्लॉट पे कब्ज़ा हो गया, तो जब कब्ज़ा हो गया तो उसके बाद फिर क्या कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए कि वो फिर वापस से उनको उनका प्लॉट मिल सके? देखिए, सबसे पहले तो उस प्लॉट का जो फिजिकल मुआयना है वो करना बहुत ज़रूरी है। आप जो प्लॉट खरीद रहे हैं उसके मौके पे जाएं, मौके के ऊपर मुआयना करें कि ये प्लॉट जो है किसी के कब्जे में तो नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, वहाँ से चेक किया जाए सोसाइटी के अंदर से। उसके बाद अगर वहाँ पे कोई पहले काबिज नहीं है तो फिर तो आप अगर उसके मालिक बन गए हैं तो सूट उस अदालत में किया जा सकता है फॉर पोजेशन, कि मैं इसका मालिक बन गया हूँ, मुझे इसका पोजेशन लेके दिया जाए। और उसके अलावा एक कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं, जैसे आपने पहले सवाल किया कि सोसाइटी का इसमें कितना किरदार है, क्या इसमें उसका रोल है। कुछ सोसाइटीज के अंदर जो प्लॉट की खरीदो फरोख्त होती है, कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं, वो कराची में भी हैं, लाहौर में, इस्लामाबाद में, हर जगह हैं, जैसे DHC है और बैरियर टाउन है। ये सोसाइटी के अंदर इनकी ट्रांसफर होती है प्लॉट्स की। इनके सोसाइटीज के अंदर इनका ट्रांसफर के हवाले से सेक्शन बने होते हैं। वहाँ बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की इनके SOPs होते हैं, रूल्स होते हैं कि वहाँ पे जाके मलकियत चेक की जाए सोसाइटी के अंदर जाके कि ये जो मुझे प्रॉपर्टी बेच रहा है, फरोख्त कर रहा है, या प्लॉट दे रहा है या घर दे रहा है, क्या इसका मालिक है। और वहाँ पे सोसाइटी के अंदर ही इसकी मलकियत भी ट्रांसफ़र होती है। फिर उस हवाले से अपना एक फॉर्म देते हैं, उसको फिल करना होता है। फिल करने के बाद आप उसको फिर भी पेमेंट उसी तरीके से करनी है कि आपने बैंक के ज़रिए करनी है, तो वो सोसाइटी के अंदर उसकी ट्रांसफ़र होती है। लेकिन कब्जा होने के बाद फिर क्या कानूनी कार्रवाई इख्तियार करनी चाहिए? अगर कब्जा हो जाए फिर उसके हवाले से अदालत में जाना चाहिए, वहाँ पे सूट फॉर पोजेशन करना चाहिए, या कि ये मेरा इसमें पोजेशन मुझे दिया जाए और इसको डिस्पोजेस किया जाए। सूट फॉर डिस्पोजेशन एक्ट है इसमें, और उसके हवाले से उसके तहत आप किसी भी अगर कोई काबिज है बगैर किसी तरह के कब्जा माफिया से तल्लक है या कोई और बगैर इलीगली कोई ऑक्युपाइड है प्रॉपर्टी के ऊपर, उसको डिस्पोजेस करने के लिए आप अदालत सिविल कोर्ट में। लेकिन उसके लिए पहले ज़रूरी है कि आपकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो, जिस तरह से आपने बताया, वो तमाम मराहिल से गुजर के फिर मतलब आप क्लेम कर सकते हैं ना, अदरवाइज तो फिर आपके पास वो राइट्स नहीं रहेंगे। ये तो देखिए ना, अगर आपने मुआयना नहीं किया, प्रॉपर्टी का मुआयना नहीं किया, मौका पे जाके मुलाजा नहीं किया अपनी जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, कोई और काबिज है, तो फिर आपने ये करना है। लेकिन सबसे पहले आपको चाहिए कि प्रॉपर्टी का फिजिकल। हाँ गुलाम भाई, एक सवाल है, इतनी आसानी से हम देखते हैं कि कोई घर खाली है या कोई ओवरसीज पाकिस्तानी है, बाहर रह रहे हैं, तो उनके घरों पर कब्जे हो जाते हैं, इतनी आसानी से कैसे फाइल्स बना दी जाती हैं? फिर वो कहते हैं कि ये जाली फाइल है, ये बोगस फाइल है, एग्रीमेंट बना लिए जाते हैं, फेक जो है वो साइन कर लिए जाते हैं। ये ज़रा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। ऐसे कोई केसेस आपके सामने देखने में आए हैं जो कोई कब्जा हुआ हो, फेक जो है वो फाइल बना ली हो, फिर उसको बागुजार कराया हो आपने अपने केस के थ्रू? देखिए, अदालतें भरी पड़ी हैं ऐसे मुकदमात से जिनमें जाली एग्रीमेंट टू सेल बना लिया जाता है, जाली दस्तावेज तैयार कर ली जाती हैं प्रॉपर्टी की मलकियत की बाबत।
चूंकि हमारे जो अदालती निज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा सुकम है। एक बेचारा प्रॉपर्टी लेता है, वो फॉरेनर है, वो प्रॉपर्टी लेता है और वो उसके पीछे से कोई काबिज भी हो जाता है, तो उसके बाद उसको अपना कब्जा लेते हैं और उसको रिस्टोर करते हैं, बहुत सारे सालों साल लग जाते हैं। इस हवाले से हमारे कानून में बहुत सारे सिकम हैं, जो हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है उसमें सिकम है कि उसको अपना कब्जा वागुजार कराते बहुत टाइम लग जाता है। इस हवाले से मेरा ख्याल है, और जो अगर फर्ज करें कोई फॉरेनर है, उसके हवाले से ओवरसीज कोर्ट्स बनी हुई हैं, ओवरसीज कोर्ट्स हैं और ओवरसीज ऑफिस बने हुए हैं। हर पुलिस के जो प्रोविंशियल हेड ऑफिस हैं उनमें भी ओवरसीज के हवाले से कुछ बेंच बने हुए हैं, अदालतें मखसूस हैं पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे ओवरसीज के केसेस चलते हैं, और वो समरी प्रोसीडिंग होती है, वहाँ पे सारी जल्दी समाप्त हो जाती है। तो अगर कोई ओवरसीज है तो उसका कोई इस तरह का इशू आ गया है, उसका पीछे से किसी ने कब्जा कर लिया है प्लाट के हवाले से, तो उसको चाहिए कि वकील के जरिए ओवरसीज अदालतों में जाए और वहाँ पे अपना केस जो है वो दाखिल करे, उसके बाद उसका फैसला जल्दी आने के मुतवक्का होता है। तो इस हवाले से तो ये हो गया। दूसरा, अगर कोई पाकिस्तान से में रह रहा है, पाकिस्तान में से बाहर नहीं है, उसका कहीं कब्जा हो गया है किसी प्रॉपर्टी की बाबत या इस तरह का कोई इशू बन गया है, तो उसको भी मैंने पहले बता दिया कि उसको क्या रेमेडीज उसके पास हैं, कि क्या क्या वो रेमेडीज ले सकता है। तो अच्छा, हाउसिंग फाइनेंस का जी हाउसिंग फाइनेंस का क्या तरीका है? अगर कर्ज लेना हो घर बनाने के लिए तो उसका क्या तरीक़ेकार है? देखिए, अब तो गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसी स्कीम्स इंट्रोड्यूस की हैं कि आप घर बनाने के लिए कर्जा ले सकते हैं, और इस हवाले से मुख्तलिफ बैंक्स भी इस तरह की स्कीम्स कुछ अर्से बाद इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी स्कीमें तो मौजूद हैं, लेकिन उनका आपको पता है मार्कअप बहुत ज़्यादा होता है। उससे तो घर बनाना, पहले बहुत ज़्यादा इसकी कास्ट बढ़ गई है, इतनी पहले घर बनाने की इतनी कास्ट नहीं होती जितनी अब कास्ट बढ़ गई है। तो मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। बदकिस्मती है कि आम आदमी के लिए यहाँ मसाइल ही मसाइल हैं, और अशराफिया के लिए यहाँ मसाइल ही मसाइल हैं इस मुल्क। गुलाम अब्बास भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। सोसाइटीज़ के ऊपर आ जाते हैं। एक आम आदमी ये सोचता है कि भाई फला जगह घर लेना ज़्यादा आसान नहीं है, बल्कि एक सोसाइटी के अंदर एक कम्युनिटी होगी, सेफ जोन एरिया होगा, बाउंड्री वॉल होगी, गार्ड्स होंगे, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना। ये बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, उनके पास उनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा फ़ायदेमंद साबित रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स हमने देखे हैं माजी के अंदर कि वो अनाउंस हो जाते हैं, इंस्टॉलमेंट के ऊपर पैसे लिए जाते हैं, डाउन पेमेंट हो जाती है, और फिर करीब आ जाते हैं पोजीशन के, लेकिन वो कई साल गुजर जाते हैं, पोजीशन नहीं मिल पा रहा होता, और वो बिल्डिंग ऐसी की ऐसी होती है, उसमें कोई ऑब्जेक्शंस होते हैं। फिर हम क्या करें? अगर किसी सोसाइटी के अंदर हम जा रहे हैं, कोई फ्लैट खरीदने, नया प्रोजेक्ट बन रहा है, हमें उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है? आपने बहुत अहम सवाल किया है। इस वक्त सबसे जो अहम मसला दरपेश है सारे मुल्क में, वो यही मसला है कि लोग सोसाइटीज़ के अंदर अपनी बुकिंग करवाते हैं प्लाट की। उसके बाद अगर प्लाट की पोजीशन के हवाले से जो सोसाइटी प्लान देती है कि आप ये इंस्टॉलमेंट दें और उसके 2 साल बाद आपको इसका पोजीशन मिल जाएगा। पोजीशन के हवाले से फिर आपने अलहदा चार्जेस वगैरह देने होते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा धोखा है। इस हवाले से एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोगों के साथ ये जुल्म और ज्यादती की जा रही है, और इसमें हमारे जो कौमी इदारे हैं वो भी इसमें बराबर के शरीक हैं। आप देखें, बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज आपको मिल जाएंगी जो मंजूर ही नहीं होती, मुतल्लिका इदारों से मंजूर नहीं होती, और वो ऑन ग्राउंड जो है वो इश्तिहार भी दे रहे होते हैं, बाइंग परचेजिंग सब कुछ प्लाट्स कर रहे होते हैं, ऑन ग्राउंड कर रहे होते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड ना प्लाट होता है, ना सोसाइटी का कोई वजूद होता है, ना उनकी कोई मंजूरी होती है। ये कुछ ऐसी सोसाइटीज हैं जिसमें DHA है, बैरिया है, इसके अलावा तो मुझे मेरे ज़हन में नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान में लाखों सोसाइटीज हैं जो गैर कानूनी अपना कारोबार कर रही हैं, और लोगों की जमा पूंजी जो है उसके और लोगों का मुआशी कत्ल कर रही हैं। सबसे अहम बात ये है। और एक बेचारा अगर फर्ज करें 6 साल तक अपनी सेविंग करके अपना खर्चा जो है उसको महदूद करके वो किस्तें अदा करता है किसी भी प्लाट के हवाले से, 6 साल बाद उसको कहा जाता है कि ये जो रकम आपने दी है
ये रकम थोड़ी है और उसके बदले में आप हमें इतनी रकम और दें। और जब कोई भी आदमी प्लाट की बुकिंग के लिए जाता है, जो उसके उनके सोसाइटी के जो एग्रीमेंट होता है उसके ऊपर साइन करता है, वो सारा एग्रीमेंट सोसाइटी की फेवर में होता है, वो कस्टमर की फेवर में, उसमें कोई एक टर्म एंड कंडीशन नहीं होती, एक लाइन भी नहीं होती जो कस्टमर की फेवर में होती है। वो सारी सोसाइटीज अपनी फेवर में लिखती है कि सोसाइटी इतनी उसमें जो चाहे जिस मर्जी वक्त पे चाहे जितने पैसे ले, जिस मौके पे चाहे प्लाट को कैंसिल कर दे, बगैर नोटिस दिए, बगैर कुछ उसको सुने। ये सारा इतनी, ये सबसे ज्यादा जो माल प्रैक्टिस है जो इस मुल्क में जारी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह हुक्म दिया था एक जजमेंट में, जिसमें उसने नैब को, FIA को, एंटी करप्शन के जो इदारे हैं प्रोविंसेस के, उनको सबको बड़े सख्त डायरेक्शंस दी थी कि आप इन इदारों को जो भी प्रॉपर्टी के इस हवाले से स्कैम जारी है, जो लोगों की जान माल के साथ इस तरह खेल रहे हैं, उनका तयन करके उनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन अभी तक बदकिस्मती है कि उसमें सारी इशराफिया क्लास होती है, जो सोसाइटियां बनाती है और उसके बाद अभी तक इस हवाले से। अच्छा, एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, ये जो आजकल प्रॉपर्टी मिलना, यही बहुत बड़ी बात है, किसी को जितने गज की भी ज़मीन मिली हुई है उस पर अगर वो सेकंड फ्लोर या उससे टॉप फ्लोर कुछ बनाना चाहे तो इस पर भी कुछ कदगन लगा दी गई है, फिर कुछ पैसे दिए जाते हैं, फिर बना दिया, मतलब बनाने की इजाज़त दी जाती है। इसके बारे में क्या कानूनी पहलू है, आपको कुछ इस बारे से डिटेल्स मालूम है? मैं इस हवाले से भी अर्ज करूं, लेकिन मैं एक बात रहेगी जो मैं अर्ज करूं। जी जी जो सोसाइटी में प्लाट बुक करवाते हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो सुन रहे हैं, उनको चाहिए कि कोई भी किसी भी सोसाइटी में अगर जाके आप प्लाट बुक करवाना है तो पोजेशन वाला प्लाट लें। खुदा के लिए पोजेशन के अलावा कोई प्लाट ना लें। पोजेशन के अलावा अगर आप कोई भी प्लाट लेंगे तो ये आपके साथ धोखा है, फ्रॉड है, और उसके बाद आपको ब्लैकमेल करती हैं सोसाइटीज, आपको पोजेशन नहीं देती। 1 साल का कह के 10 सालों बाद पोजेशन मिलता है, और वो भी उसकी जो कीमत होती है वो डबल नहीं ट्रिपल वसूल की जाती है, और धक्के आपको अलहदा दिए जाते हैं। इसलिए जिस ऑन ग्राउंड प्लॉट जरूरी है, ऑन ग्राउंड प्लॉट लेंगे उसका फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। और दूसरी बात आपने कंस्ट्रक्शन के हवाले से की कि आप कंस्ट्रक्शन जो है, अगर फर्ज करें आप सिंगल स्टोरी बनाई हुई है, उसके बाद आपने डबल स्टोरी बनानी है, ट्रिपल स्टोरी बनानी है, उस हवाले से अलहदा हमें चार्जेस देने पड़ते हैं। देखिए, ये हर जगह पे, हर प्रोविंस में, हर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे जहाँ से जो इदारा है जिसने नक्शे की मंजूरी देनी है, जो मकान का नक्शा है, बिल्डिंग का नक्शा है, या किसी दफ्तर का नक्शा है, वो आपने वहाँ से जाके मंजूर करवाना है, और उस जो नक्शा का सैंक्शन प्लान होता है उसको मंजूर करवाने के लिए जो चार्जेस हैं वो आपने अदा करने हैं। उसके बाद ये तो फिर आपसे कोई किसी इदारे का भी कोई LD आ जाता है, किसी और लेबर का आ जाता है, कोई ना कोई, वो पैसे खाने के लिए आते रहते हैं, लेकिन असल मकसद ये होता है कि कानूनी तौर पर ये लोग जिस तरह से पैसे खाने के लिए आते हैं, तो क्या इनको कानून इजाज़त देता है, या फिर हमें क्या करना चाहिए कि फिर हम इनको कोई ऐसा मतलब लीगल पेपर दिखाएंगे जिसकी वजह से वो हमें तंग ना करें? देखिए, हमारी सबसे कमजोरी जो हमारी आवाम की है कि हम इदारों के खिलाफ और जो उनमें बैठे हुए करप्ट अफसरान हैं उनके खिलाफ कोई चारा जोई नहीं करते। हम उनकी इलीगल डिमांड्स जो होती हैं, गैर कानूनी उनकी सारी डिमांड्स हम पूरी करते हैं, रिश्वत देते हैं। इस वजह से फिर एक आदमी को जब हम रिश्वत देते हैं, एक इदारे के आदमी को या एक जूनियर को, वो जाके सीनियर को बताता है कि मैं इतने पैसे ले आया हूँ, आप भी जाके ले आए, तो वो हम एक रास्ता खोल देते हैं। अच्छा, मुझे गुलाम अब्बास साहब, मुझे एक बात बताइएगा, आजकल एक निज़ाम चल पड़ा है ख़ासतौर पे कराची के अंदर कि पोर्शन खरीदे जा रहे हैं। एक बिल्डिंग बना दी जाती है, घर बनाया जाता है, उसके अंदर पोर्शंस बनाए जाते हैं, और फिर उन पोर्शंस के ऊपर एक एग्रीमेंट होता है, सेल एग्रीमेंट, उसको ख़रीदा जाता है। इसकी कानूनी क्या हैसियत है? और अभी कल को अगर जिस शख्स के पास लीज है तो वो अगर उस शख्स को जिसके साथ एग्रीमेंट उसको घर से निकालना चाहे, तो फिर इसमें किसका नुकसान होगा? इसको ज़रा सा इलेबोरेट कीजिएगा, इस पूरी कहानी को, जो पूरा एक मामला काफ़ी अरसे से चला आ रहा है पोर्शन खरीदने का। देखिए, ये अब नई रवायत है जो चली है, पहले इस तरह नहीं होता था, लेकिन इसमें चूंकि जब भी कोई बिल्डिंग बनाता है, कोई घर बनाता है, तो वो उसका नक्शा मंजूर करवाता है कि मैं ये सिंगल है, ये डबल पोर्शन है, या ट्रिपल पोर्शन है। अगर कोई उसका नक्शा ऑलरेडी मंजूर हुआ है, इवन मैं कराची में तो अब
जो छत है वो कोई भी नहीं बेच रहा, चाहे किसी प्लाजे की है, चाहे किसी घर की है या किसी और बिल्डिंग की है, छत को खाली रखा गया हुआ है, छत कोई भी नहीं बेच रहा। उसकी वजह ये है कि बाद जहाँ छत के ऊपर तमीर की जाती है, फिर उसको बेचा जाता है, फिर उसके ऊपर तमीर की जाती है, फिर उसको बेचा जाता है। तो ये कानूनी तौर पे तो अगर किसी ने कोई नक्शा मंजूर करवाया हुआ है इस हवाले से, किसी प्रॉपर्टी के मालिक ने, किसी प्लाजे के मालिक ने, कि उसने उसमें ये कहा हुआ है कि ये मैं इसको, उसने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, उसका पोर्शंस जितने भी हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, और उसके बाद उसने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, फिर तो उसको बेचने का इस्तेकाक है। अगर उसने रजिस्टर नहीं करवाया हुआ तो फिर उसको बेचने का इस्तेकाक नहीं है। अच्छा। अगर फर्ज करें एक प्लाट है, उसकी कोई मिल्कियत है किसी की, उसके ऊपर उसने घर बनाया, तो वो फिर घर अगर उसने कोई डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी बनाया तो फिर वो नहीं बेच सकता अलग-अलग स्टोरीज को। अगर उसने अलग-अलग नक्शा मंजूर करवा के उसको रजिस्टर्ड करवाया हुआ है तो फिर वो बेच सकता है उसको अलग-अलग। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया एडवोकेट गुलाम अब्बास खलत साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि किन चीज़ों का ख़रीदना और प्रॉपर्टी, और अगर फ्लैट या प्लॉट ख़रीदना है या बेचना है तो उसके लिए किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ख्याल रखना। बिल्कुल, बहुत डिटेल में उन्होंने हर बात को खोल के बता दिया है मेरे ख्याल में प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो कम बजट में भी घर बनाना मुमकिन है और माली हैसियत के मुताबिक बजट भी तय करना ज़रूरी है। उसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टी वैल्यूएशन होनी चाहिए और नक्शा पास होना चाहिए, दीगर तमाम बातों को हमने डिस्कस कर लिया। बिल्कुल, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।